गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सेकंड स्टेप था आपका लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन की बात करने वाले हैं। देखो, लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन जो है, सबसे पहले तो देखते हैं कि रिएक्शन होती कहाँ पे कंप्लीट है। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने ये लिखते हैं, कंप्लीटेड विद इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत जो मेम्ब्रेन्स है, उन मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। इन रिएक्शंस को आप लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इनको नेम दे सकते हैं। इन रिएक्शन में होता क्या है कि इनमें पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो कितने कार्बन वाला होता है भाई, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जो है कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइल को एंजाइम ए में। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है भाई, 2 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब यहां से कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, सो वी कैन से दिस प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। और in this process one molecule of NADH2 is formed, so we can say it is also ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैसे होती है ऑक्सीडेटिव, इसका डिस्कशन करेंगे अभी। एक बार इसको लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस की अपने प्रोसेस चेक करते हैं किस टाइप से कंप्लीट होता है। इसमें ये कह रहा है कि पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड जो है, उस पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एसिटाइल को एंजाइम ए में। और इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से कुछ एंजाइम्स जो है वो अपने बात करते हैं। वो है आपका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा इसको जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसमें आता है TPP, यानी इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होगा वो आपका होगा TPP, यानी थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट, TPP। इसके अलावा इसी प्रोसेस में आपके एक कंपाउंड और यूज होगा, वो है LA, यानी लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, ये भी इसमें यूज होगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को, क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए, तो यहाँ आपके जो यूज होने वाला है वो यूज होगा को एंजाइम ASH, थायोफॉर्म में यूज होता है को एंजाइम ASH, थायोफॉर्म में को एंजाइम ASH यूज होगा। इसके अलावा नेम से क्लियर है कि ये प्रोसेस कैसी है अभी, डीकार्बोक्सिलेशन टाइप की प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस से CO2 जो है वो रिलीज होगी। इसके अलावा आप बोल रहे हो कि ये डीहाइड्रेशन की प्रोसेस भी होगी। यहाँ पे डीहाइड्रेशन की प्रोसेस जो है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ भाई, NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
NADH2 में। अब देखो अपने को पता है कि पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसी में से हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो मैग्नीशियम आयन की रहती है, अभी Mg++, ये सब इसकी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। तो इस पायरुविक एसिड में से ही हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसका मतलब पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन निकलेगा और वो NAD के साथ अटैच होकर NADH2 बना लेगा। इसका मतलब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके अलावा अपने को ये भी पता है कि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से 1 CO2 रिलीज हो जाएगी और एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसी वजह से आप इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो आई थिंक ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये भी अपने को कंफर्म था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड थे, किसके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट थे, तो इनसे कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। और इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि इसमें ये जो NAD जो है उसके भी 2 मॉलिक्यूल NADH2 के अपने को मिलने वाले हैं। तो इस गेटवे रिएक्शन और लिंक रिएक्शन से जो है 1 गेटवे रिएक्शन जो है वो अपने को बेनिफिट क्या देगी, 1 NADH2, इट मीन्स 3 ATP, यानी 1 गेटवे रिएक्शन से आप लोगों को फायदा कितना होने वाला है, 3 ATP का होने वाला है। इसी का मीनिंग ये निकल सकता है आप लोगों को कि 2 गेटवे रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 टाइम हो रही है रिएक्शन, तो अपने को ओवरऑल 2 NADH2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे। और इसका मीनिंग हुआ कि आप लोगों को ओवरऑल 6 ATP जो है उस 6 ATP के इक्वल बेनिफिट होने वाला है। टोटल बेनिफिट फ्रॉम गेटवे रिएक्शन, टोटल बेनिफिट फ्रॉम गेटवे रिएक्शन, तो 6 ATP के इक्वल अपने को बेनिफिट होगा इन गेटवे रिएक्शन से या लिंक रिएक्शन से। अब देखो आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट साइकिल जो आपका क्रैब साइकिल डिस्कशन करेंगे, 3rd स्टेप करेंगे, उसी से रिलेटेड इनको लिंक करके क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। यस, हाँ देखें भाई, नेक्स्ट जो अपना साइकिल है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन था उसका 3rd स्टेप जो है वो है आपका क्रैब साइकिल, TCA और वी कैन से सिट्रिक एसिड साइकिल। TCA की फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो पहला पॉइंट तो ये साइकिल जो है वो कंप्लीट कहाँ होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा कि सर ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में ये साइकिल कंप्लीट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस साइकिल में होता क्या है। देखो इस साइकिल का फर्स्ट स्टेप जो है वो ये फर्स्ट स्टेप है अभी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ा रहता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी है। इस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की रिएक्शन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो दोनों रिएक्शन करते हैं सिट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और कंपाउंड बनाते हैं सिट्रिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन की भी, सिट्रिक एसिड। तो आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है सिट्रिक एसिड सिंथेसिस का, मतलब इसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का कंपाउंड है, ये रिएक्ट करेगा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने को पता है कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पायरुविक एसिड से फॉर्म हुआ था और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स में मूव कर जाता है। तो मैट्रिक्स में तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और इधर से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेंगे, फर्स्ट कंपाउंड बनाएंगे सिट्रिक एसिड। तो इस साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल।
ये कह रहा है कि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। इट कंटेन 3 COOH ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA साइकिल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कि इसकी डिस्कवरी हैंस क्रैब ने की थी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। तो ये तो हुए इसके नेम और इसका फर्स्ट स्टेप। अब देखो ये एक्चुअल में ये जो साइकिल चल रहा है इसी साइकिल को आप नेम दे रहे हैं क्रैब साइकिल। उधर से आपको पता था कि ये पायरुविक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। तो कई बार जो मैं अभी पिछले टॉपिक में डिस्कशन कर रहा था जिस क्वेश्चन का, वो यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि पायरुविक एसिड यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट, और इधर से आप लोगों का क्रैब साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को लिंक करने वाला जो कंपाउंड है वो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल को लिंक करने वाला कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी वजह से कई बार डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछ लेता है लिंकर कंपाउंड बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल, तो आपका आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से पूछ सकता है लिंकर कंपाउंड बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल हैव कार्बन, तो कार्बन उसमें कितने होंगे भाई, 2 कार्बन कंपाउंड है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2 कार्बन कंपाउंड, नेम है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये रिएक्शन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कहाँ हो रही है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और अपने को पता है कि ये CO2 इस प्रोसेस से रिलीज हो रही थी, CO2 रिलीज हो रही थी। ये सारा रिएक्शन अपने लिंकर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लिया। अब देखो फर्स्ट कंपाउंड था सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था। ये एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर को रिलीज करता हुआ सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। सिस एकोनिटिक एसिड वापिस एकोनिटेज की प्रेजेंस में वाटर को यूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सभी 6 कार्बन कंपाउंड है। ये कह रहा है कि आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज, देखो भी जहां पे भी आप लोगों को हाइड्रोजन रिलीज करना एंजाइम यूज होगा डीहाइड्रोजिनेज। ये सिट्रिक एसिड से हो रहा है इसलिए सिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये सिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड, अभी 6 कार्बन कंपाउंड है। ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, उस टाइम इस आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर आप यूं मान लें कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी वजह से यहाँ NADH2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो जाता है। इसके अलावा बात करें अपने, कई बार इसको पूछ लेता है कि फर्स्ट NADH2 प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन इन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल में किन कंपाउंड्स के बीच प्रोड्यूस होता है, तो आप बोल सकते हैं आइसोसिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बीच में। ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो है इसमें डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है। ध्यान रखें डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मीन्स CO2 रिलीज होगी। इसमें से जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन होगा उसी टाइम ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, और जिसका नेम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। क्या नेम है अभी, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो सेकंड क्वेश्चन जो जनरली बनता है एग्जाम के अंदर वो ये बनता है कि ओनली 1 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल, तो उसका नेम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है, अभी 5 कार्बन है। इससे पहले जो भी कंपाउंड थे उन सब के अंदर 6 कार्बन थे, और इसके बाद जो भी आएंगे उनके अंदर सभी के अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो ओनली 1 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो वापस डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी कार्बोनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वापस किस में कन्वर्ट होने वाला है, अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहाँ से एक तो CO2 निकल गई, सेम टू सेम ये रिएक्शन होती है आपके लिंकर रिएक्शन के जैसी होती है, यानी वही TPP यूज होगा। इसके अलावा लिपोइक एसिड जो है वो यूज होगा। इसके अलावा कोएंजाइम ASH जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा।
डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है, मतलब NADH2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो सेकंड NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हुआ बिटवीन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के। ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल गेटवे रिएक्शन की तरह से ही हो रही है, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था, या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो एंजाइम है, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। ये प्रोडक्ट जो है, या यूं मान लें कि इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये सक्सिनिक एसिड जो है फ्यूमेरिक का प्रोडक्ट है, सॉरी सबस्ट्रेट है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि वन सबस्ट्रेट अनदर सबस्ट्रेट में यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा है। इस टाइम कोएंजाइम ASH रिलीज हो जाएगा जो यहाँ अटैच हुआ था। इसके अलावा सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में GTP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। देखो पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में GTP मॉलिक्यूल इसी स्टेप में फॉर्मेशन हो रही है GTP की। तो याद रखना है कि GTP कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड वाला जो स्टेप है उसके अंदर प्रोडक्शन होगा। ये GTP मॉलिक्यूल अप्रोक्स 1 ATP के इक्वल एनर्जी देता है, इस वजह से 1 ATP के इक्वल कंसीडर करेंगे। तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका सक्सिनिक एसिड जो बना था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, ये सक्सिनिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन रिलीज होंगे, बट यहाँ हाइड्रोजन का एक्सेप्टर जो है वो फेरोडॉक्सिन सॉरी FAD होता है, FAD होता है और ये बना लेगा FADH2 की फॉर्मेशन कर लेगा। FAD से क्या बन जाएगा अभी, FADH2 बन जाएगा, यानी सक्सिनिक एसिड अपने हाइड्रोजन जो है, यानी इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। खास बात याद रखनी है आप लोगों को, यहाँ एंजाइम होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, मैं पूरा लिख देता हूं भैया एंजाइम का नेम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रेब्स साइकिल का एक ऐसा एंजाइम है जो स्पेसिफिक है और ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो वैसे सारे के सारे जो एंजाइम है इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, बट एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ये कहाँ आ जाएगा, मैट्रिक्स में आके वर्क करेगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, याद रखें, इसका भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपने को पता है कि इस जगह पे स्पेशल कंपाउंड भी बन रहा है जिसका नेम है FADH2। इसके अलावा ये फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में। आपको कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो C4 साइकिल स्टडी किया था उस C4 साइकिल से रिलेटेड कुछ टॉपिक याद आ रहा हो तो वहां आप कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को, कन्वर्ट कर रहे थे मैलिक एसिड में, तो वहां आपको NADPH2 यूज करवा रहे थे, जबकि यहाँ मैलिक ऑक्जेलो में कन्वर्ट हो रहा है तो NADH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैलिक एसिड से वापस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब जो आप लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से जो कंपाउंड यूज किया था वो एज इट इज प्रोड्यूस हो गया। तो इस स्टेप में जो 2 कार्बन कंपाउंड बाहर से एक्सटर्नली जो यूज किया गया था उस 2 कार्बन कंपाउंड से 1 CO2 एंड सेकेंड CO2 जो है वो रिलीज होगी, यानी 2 CO2 जो है वो 2 कार्बन जो है वो रिलीज हो गए। मतलब ये था कि पायरुविक एसिड में 3 थे, इसमें से 1 CO2 यहाँ रिलीज होगी, फिर 2 कार्बन कंपाउंड बचा, इस 2 कार्बन कंपाउंड में से 1 ये एंड 1 ये। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पायरुविक एसिड जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन थे उससे 3 CO2 जो है वो रिलीज हो गए। तो ये अपना ओवरऑल क्रेब्स साइकिल जो था, इस क्रेब्स साइकिल की एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ बातें कर लेते हैं। देखो कई बार क्या है, क्रेब्स साइकिल के अंदर वो इस लिंक रिएक्शन वाले NADH2 को भी कंसिडर कर लेता है, फिर भी अपने इसको लास्ट में लेंगे। पहले बात कर रहे हैं कि साइकिल से ओवरऑल क्या मिल रहा है अपने को। देखो 1 NADH2 मॉलिक्यूल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस 1 NADH2 मॉलिक्यूल से कितनी ATP मिलने वाली है, अभी आपको 3 ATP मिलने वाली है।
फिर सेकेंड NADH2 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इससे भी कितनी ATP, 3 ATP, तो 3 + 3। फिर बात कर रहे हैं GTP इक्वल होती है 1 ATP के +1। फिर आप लोग बात करते हैं FADH2 की, इस FADH2 से अपने को 2 ATP मिलती है। कैसे मिलती है उसका डिस्कशन अपने करेंगे ETS साइकिल के अंदर। इसके बाद ये कह रहा है कि 1 NADH2 यहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब 3 ATP यहाँ से, तो 3 + 3 6 +1 7 +2 9 +3 यानी 12 ATP के इक्वल अपने को इस क्रैब्स साइकिल से बेनिफिट होगा। बट इसके अंदर जब आप लोग ये लिंक रिएक्शन वाले NADH2 की 3 ATP और ऐड कर देते हो, 3 ATP ऐड कर देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में 12 + 3 यानी कि ओवरऑल जो है वो आपको 15 ATP के इक्वल 1 क्रैब्स साइकिल से एनर्जी बेनिफिट जो है वो मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हाउ मेनी NADH2 मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड विद इन क्रैब्स साइकिल, तो 1 2 एंड 3 NADH2, 3 NADH2, ठीक है। FADH2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 FADH2, और GTP कितनी प्रोड्यूस होती है, 1 GTP। ये आपका क्रैब साइकिल से, और कई बार ऊपर वाले को कंसीडर कर लेंगे तो NADH2 कितने हो जाएंगे भी, 4 हो जाएंगे। ऊपर वाले से जो पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा वो ध्यान रखिए, वो आपसे पूछेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है उससे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस ऐसी सिचुएशन में 4 NADH2 + 1 FADH2 + 1 GTP होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ये टोटल एनर्जी जो बेनिफिट है अपने को क्रैब साइकिल से वो मिलने वाला है। दूसरा, और यूं मान लें कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है उसकी बात कर रहे हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ सकता है, वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इन क्रैब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन इज, वो आगे ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को याद रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन जो है वो कितना है अभी, 1 है, क्योंकि अपने को पता है कि सबस्ट्रेट ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये जो है वो सक्सिनिक थायोकाइनेज के लिए क्या है बेटा, ये आपका सबस्ट्रेट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए क्या काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। इसका मतलब 1 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमने कंसीडर किया था वैसे ही यहाँ पे 1 सबस्ट्रेट अनदर सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस टाइम GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस GTP या ATP को, जो GTP है उससे जो ATP प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे आप सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। तो ये क्रैब साइकिल जो है अपना कंप्लीट होता है। इस क्रैब साइकिल का एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट जो है वो ETS साइकिल जो है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके डिफरेंट स्टेप है, मैं इन स्टेप्स को थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा रहा, एक बार साइकिल आप लोगों को बताया, आप साइकिल के बेस पे अपने आप इस थ्योरी को लेके आपको PDF इसकी जो है वो मिल जाएगी। तो ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद अपने बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ETS की बात करने वाले हैं। कई बार इस क्रैब साइकिल की इंपॉर्टेंस पूछ लेता है, तो क्रैब साइकिल जो है उससे अपने को पता है कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका भी, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसके थ्रू अपने को NADH2 एंड FADH2 और साथ में क्या मिल रहा है भाई, अपने को मिल रही है GTP मॉलिक्यूल। दूसरी इंपॉर्टेंस की बात करें अपने, तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ना, ये ग्लूटारिक एसिड आपको याद हो तो ये भी क्या है, एक आपका ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है उसी का डेरिवेटिव है। या यूं मान लें कि ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड है, इसका मतलब ये यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूज हो सकता है, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो डायरेक्ट इसके अंदर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसका डिस्कशन अपने बाद में करेंगे, इसका और इम्पोर्टेंस क्या है भी। और इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहे हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर यूज होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट टॉपिक अपने जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।